जन्नत के पत्ते बाब नंबर 12। आने उन लोगों में से थी जो उसकी मुट्ठी में थे। उसने आने की मदद चाही। उनको एक स्क्रिप्ट याद करवाया कि उस लड़की को आपने ये और ये कहना है कि अगर वो हाँ कहे तब ये कहना है, अगर ना कहे तब ये। आने को उसने ये बताया कि वो उस लड़की को पसंद करता है मगर वो किसी और को पसंद करती है। आने मान गई। वैसे भी जो बातें उन्होंने उसे कहनी थी उनमें से कुछ भी झूठ नहीं था। अब्दुर्रहमान ने वाकई उसे उस चैरिटी लंच वाले दिन देखा था। डॉली उनके आभाई घर का पुराना खादिम था। खादिम यानी सर्वेंट, सिविल सर्वेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट। वो बेचारा मेजर जिसे उसने बेइज्जत किया था वो कर्नल गिलानी का बेटा था और हया की वीडियो हटवाने के लिए उसने जहान की मदद की थी। बहरहाल अहम बात यह थी कि वो इनकार करती है या सोचने के लिए वक्त मांगती है। उसने सोचा था कि बेवकदा की गलियों में अपने रफ से जीन्स, स्वेटर और बिखरे बालों वाले हुलिये में चलते हुए उसे अपना कोई शनासा नहीं मिलेगा। आखिर बेवकदा के 7,000 रिहायशी अफराद में से हर शख्स तो उसको जानने वाला नहीं था, मगर वो गलत था। वो उन लड़कियों के साथ अदालत आ गया और जब वो तीनों टहलते हुए मेन बाजार में पहुंचे तो सड़क के एन वस्त में मजमा लगा सा था। बहार गुल का रेड कारपेट शो। उफ, हया और डीजे बे इख्तियार उसकी तस्वीर बनाने लगी और वो जरा सा रुख मोड़े नागवारी से सारा तमाशा देखने लगा। वो उस तरह खड़ा था कि बहारे की उसकी जानिब पुश्त थी। अब वो डीजे और हया को फौरन चलने का कहकर खुद को मशकूक नहीं कर सकता था। सो उनको मसरूफ पाकर उसने मोबाइल पे आयशे को मैसेज लिखा, तुम्हारी 7 दिन की तरबियत का ये असर हुआ कि तुम्हारी बहन पूरे अदालत के सयाहों से तस्वीर बनवा रही है। उसे मालूम था कि आयशा सामने दुकान में ही होगी जहां वो अपने पजल बॉक्स बेचा करती थी। पिछले 7 दिनों से वो बहारे को जबरदस्ती अपने हमरा हलीमा उस्मान के घर कुरान पढ़ने ले जाती थी और वो उस वक्त वो अमूमन उस दुकान पे अपने बॉक्सेस देने आया करती थी। ये इत्तेफाक नहीं था, वो बस गलत जगह पे गलत वक्त आ गया था। मैं कुछ दोस्तों के साथ हूँ, मुझे पहचानना नहीं। एक दूसरा पैगाम एहतियातन भेजकर उसने मोबाइल बंद कर दिया। मगर वो ना भी कहता तब भी आयशा ऐसी लड़की नहीं थी कि भरे मजमे में उसे पुकार ले। उसकी पहली बात पे वो हर्ट हुई थी, तभी फौरन अपनी बहन को लेने पहुंची और उस वक्त उसकी आंखों में आंसू थे। मजमा छटने लगा। उसने पहले कि बहारे गुल उसे देखती वो दोनों लड़कियों को लिए पलट गया। बगी पे हया की हमरा बेवकदा की गलियों से गुजरते हुए आयशा मुसलसल उसे पैगामात भेज रही थी। आने ने कहा था तुमने सुबह की फ्लाइट से इंडिया जाना है, मगर तुम तो यहीं हो। क्या खैरियत है और क्या ये वही लड़की है जिसका जिक्र आने कर रही थी? वही आयशा की तफ्तीश करने की आदत, उसको यकीनन आने ने बताया था कि वो किसी से मोहब्बत करने लगा है वगैरह वगैरह। वो हया के साथ बात करते हुए उससे जवाबन यही बता रहा था कि वो बाद में वजाहत कर देगा और अभी वो नमाज पढ़ने उनकी मस्जिद ही आएगा और अगर हस्ब मामूद दोनों बहनें मस्जिद में हों तो उसे मत पहचाने और वो बहार गुल को इस मामले से दूर रखें। हम मस्जिद में हैं मगर अंदर वाले कमरे में तुम आ जाओ, हम तुम्हें वैसे ही नहीं पहचानते तो अब क्या कहेंगे? आयशा का नाराज सा जवाब आया था। उसने मजीद उसे टेक्स्ट नहीं किया। छोड़ो, बोलने दो जो बोलती है, सोचने दो जो सोचती है। अपने सफेद महल के सामने से गुजरते हुए उसने बराए बात सरसरी सा इशारा उन घरों की जानिब किया था। हया को बात को हल्का ले रही थी मगर वो ठीक ही कह रहा था कि वो उन जैसा कोई घर अपनी तनख्वाह से नहीं बना सकता था। वो फिल्मों में होता था कि असाइनमेंट खत्म होने के बाद एजेंट को नोटों से भरा ब्रीफकेस मिला करता है। असल में सिर्फ पेट पे थपकी मिलती है और कुछ नहीं। इंडिया और पाकिस्तान में स्पाइस से ज़्यादा अंडरपेड शायद ही कोई हो। मामूली तनख्वाह और आपके गिरफ्तार होने या मरने की सूरत में फैमिली को माली इमदाद, एक बहुत कलील माली इमदाद देने का वादा बस यही मिला करता था। बाद में जब एजेंसी से तबादला होकर वापस फौज में चला जाएगा और अगर उसे मुस्तकिल सरदर्द ने कोई बड़ा मसला पैदा ना किया तो तरक्की मिलने के बाद शायद वो गरीब आदमी ना रहे, लेकिन अब भी वो गरीब आदमी ही था। मस्जिद से निकलते हुए हया ने पूछा कि उसने दुआ में क्या मांगा तो उसने कहा उसने जिंदगी मांगी और वो ठीक ही कह रहा था। जिंदगी वो हमेशा मांगा करता था मगर अभी उसने यही मांगा था कि थोड़ी देर बाद उसकी बीवी एक अमीर आदमी का आलीशान महल देखने के बाद अपने गरीब शोहर को छोड़ने का ना सोचे। अपनों का कोई ऐसे इम्तिहान लेता है भला, उसे खुद पे अफसोस हुआ मगर यही तो वो देखना चाहता था कि वो उसके अपनों में से है या नहीं। अलबत्ता वो उसकी जिंदगी वाली बात नहीं समझ सकी, वो उसकी पहेलियों की जबान नहीं समझते थे।
हया इब्रानी ज़ुबान के लफ्ज़ हवा से निकला है, जो कि अम्मा हवा अलैहिस्सलाम का नाम था। हवा का मानी होता है ज़िंदगी, सो हया का भी यही मानी है। इसलिए अरबी में हया का लफ्ज़ी मानी तरोताज़गी और शादाबी कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें ज़िंदगी की अलामत होती हैं। उसी से लफ्ज़ हयात ज़िंदगी और अल्लाह ताला की सिफ़त अल हय्य हमेशा रहने वाला है। इसका इस्तिलाही मानी अमूमन शर्म और चेस्टिसिटी मॉडेस्टी इसलिए कहा किया जाता है कि क्योंकि शर्म इंसान के अखलाक ज़िंदगी और किरदार को तरोताज़ा और ज़िंदा रखती है। हया में इंसान के लिए ज़िंदगी होती है, मगर वो नहीं समझ सकी। वो उसकी ज़बान समझ ही नहीं सकती थी। चलो कभी न कभी वो उसे अपनी ज़बान भी समझा देगा। उसने आदत के मुताबिक सब कुछ प्लान किया था। बंदरगाह पे जिस बच्चे को हया का पर्स छीनने आना था, वो उसकी हिदायत के मुताबिक बालों में लगाने वाली मोतियों की मालाएं लेकर ही आया था। जिस वाहिद चीज़ के लिए वो रुकेगी, वो उसकी बालों की खूबसूरती में इजाफा करने वाली कोई चीज़ ही होनी चाहिए थी। और जितनी जल्दी रद्द अमल जाहिर करने वाली वो लड़की थी, वो जानता था कि वो अपने पासपोर्ट और आईडी कार्ड के लिए ज़रूर भागेगी। हाँ, उसे अच्छी तरह पता था कि हया के उस गोल्डन क्लच में उसके कौन कौन से कागज हैं। हस्बे तवक्का वो उस बच्चे के पीछे भाग पड़ी। कभी जो ये लड़की रद्द अमल जाहिर करने से पहले 2 मिनट सोचे, मगर पता नहीं क्यों उसे उसकी यही बातें अच्छी लगने लगी थी। कम अज कम वो बाहर से भी वही थी जो अंदर से थी। हाँ, वो उस पर यकीन करने लगा। जब वो दोनों दोबारा थाने में मिले तो वो रो रही थी। पता नहीं वो किस बात पे रो रही थी। आने से अभी जहान की बात नहीं हुई थी। वो नहीं जानता था कि उसने आने को क्या कहा होगा, मगर उस रोज पहली दफा उसने पूरे इस्तेहसाक से अपनी बीवी को झटका था। उसे लगा था हया ने अपने गरीब शोहर को नहीं छोड़ा। उसका कारवाल उस लड़के से कोई ताल्लुक नहीं, उसको अब्दुर्रहमान या उसकी जाहो हशमत से भी कोई सरोकार नहीं। वो वाकई जहान के साथ रहना चाहती है, सो बस ये ड्रामा खत्म। रात आने से बात पे उसी शे की तस्दीक करने के बाद उसने हाशिम को कहा कि वो मजीद उस लड़की का पीछा नहीं करेगा। मामला ख़त्म हो चुका है, बस आजमा लिया उसने, उससे ज़्यादा आजमाएगा तो उसका गुनहगार हो जाएगा। हाशिम मुबीन पे अपने बेटे की बीमारी का जिक्र कर रहा था, मगर उसने कोई दिलचस्पी नहीं ली। होटल ग्रैंड का पैसा उसका ज़ाती पैसा ना था, ज़ाती तो उसके पास कुछ भी नहीं था। और हाशिम सदा का जवारी अपनी सारी जमा पूंजी तो वो जुए में लुटा आता था, तो वो फिर क्यों उसकी मदद करे। अपने तीन उसने बात ख़त्म कर दी। तभी आयशे का मैसेज आया। मैंने आने से पूछा था, वो कह रही हैं कि तुम सुबह की फ़्लाइट से इंडिया चले गए थे। वैसे इतने सारे लोगों से एक वक्त में इतने सारे झूठ बोलते हुए तुम्हें कभी अफसोस नहीं होता? नहीं, उसने यकलफ्ज़ी जवाब भेजकर एआरपी वाली सिम बंद कर ली। ये आयशा भी ना किसी दिन मरवाएगी उसे। अगले ही रोज उसने हाशिम को अदालत भेजा। वो उस वक्त तक उस दुकान पे खड़ा रहा जब तक कि आयशा नहीं आ गई। आयशा के आते ही हाशिम उससे मिला और उसने 6 चौखटों वाले पजल बुक्स का ऑर्डर लिखवा दिया, और चौखटे भी वो जिन पे तुर्क के बजाय अंग्रेजी हरूफ तहजी हूँ। साथ में उसने अब्दुर्रहमान को बताने से सख्ती से मना भी किया। वजह साफ थी, उसे वो पजल बुक्स हया को देना था, जिसे वो अपनी मालूमात और क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स एक एजेंट से दूसरे को मुंतकिल करते थे कि कहीं किसी लॉकर में कुछ छोड़ दिया या ट्रेश कैन में, और बाद में किसी दूसरे एजेंट ने आकर उसे उठा लिया, ताकि किसी एजेंट को मालूम ना हो सके कि उसका दूसरा साथी कौन है, और पकड़े जाने की सूरत में वो अपने साथी के लिए कोई खतरा ना बने। उसने भी अपनी असलियत बताने के लिए किसी ऐसे ही ट्रेजर हिंट का सोचा था। खुद आमने सामने वो कभी नहीं बताएगा। उसकी बीवी को उसको समझकर उसे खुद ढूंढना चाहिए। नहीं, वो उसे आजमा नहीं रहा था, वो तो बस अपने अंदाज में बात पहुंचा रहा था। हाँ, मगर जब वो पजल बॉक्स उस तक पहुंचेगा और बिल फर्ज किसी तरह उसने अदालत तक उस बॉक्स के बनाने वालों को ट्रेस कर लिया, तो वहां से वो महज इतना जान पाएगी कि ये अब्दुर्रहमान के अलावा किसी का भी हो सकता है। बस अब्दुर्रहमान इसमें मुलविस नहीं है। हया उसको तलाश करे, ये वो चाहता था, मगर वो उसकी जासूसी करे, ये वो हरगिज नहीं चाहता था। अगले चंद रोज खैरियत से गुजर गए। वो डीएक्टिवेट होकर बस अपने रेस्टोरेंट और घर तक महदूद हो गया था। उन्हीं दिनों उसे उस लड़की का ख्याल बार बार आता रहा जो उसने सबांजी में देखी थी। वो उसको पहले भी देख चुका था। उसे याद था कि पिछले साल सबांजी के कुछ स्टूडेंट्स इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत होटल ग्रैंड आए थे, और चंद हफ्तों उन्होंने वहां काम किया था। उसने कंप्यूटर में सारा डेटा खोला और एक एक एंट्री को चेक करते हुए बिल आखिर वो उसे मिल ही गई। हाल नूर जो लगलू रूमी फॉर्म की एक कारकुन, उसका फील्ड रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छा था। वो उसकी एम्प्लॉय थी और उसे हर एम्प्लॉय का सारा बायोडेटा अपने पास रखता था। अपने हर मुलाजिम को वो पहचानता था, मगर उसके हर मुलाजिम ने उसे नहीं देख रखा था।
वो होटल मालकान की तरह प्राइवेट लिफ्ट इस्तेमाल करता था और निचले दर्जे के ओहदेदारों पे काम करने वाले मुलाजिमों को उससे कोई मुलाकात ना थी और इंट्रेनीज से कहाँ उसका राब्ता हो पाता था। फिर भी यूं ही शायद आते जाते उस लड़की ने उसे देख रखा हो। वो उसी ड्रोन ब्लॉक से निकल रही थी जो हया का था। हो सकता है वो वहां किसी काम से आई हो और वो उसका अपना ब्लॉक कोई दूसरा हो और उसका हया से कोई राब्ता ना हो और उसने कभी होटल ग्रैंड के ऑनर को ना देख रखा हो। फिर भी आइंदा वो सबांजी जाते हुए एहतियात करेगा, वरना दुनिया वाकई बहुत छोटी थी। चंद दिन बाद एक सुबह जब वो बर्गर किंग के किचन में काम कर रहा था तो एकदम से उसके सर में बहुत शदीद दर्द उठने लगा। यह दर्द उसे बहुत चिड़चिड़ाबी बना देता था, सारा मूड खराब हो जाता। अभी भी यही हुआ। वो तलखे भरे अंदाज में रोज जोर से खटखट करता गोश्त काट रहा था। पिछले एक हफ्ते से कब्जा माफिया के कुछ लोग उसको तंग भी कर रहे थे। रेस्टोरेंट की लीज का मामला था और पाशा बे के साथ इनकी कोई तलखी हो चुकी थी। ऐसे में उसे अपने रेस्टोरेंट की सिक्योरिटी के लिए अप्लाई करना था, मगर उससे कबल वो कोई ठोस वाक़ा ऐसा चाहता था कि जिससे उसका केस आसान हो जाए। इरादा था कि आज दोपहर में कुछ अपने आदमियों से रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ करवा कर सिक्योरिटी क्लेम और इंश्योरेंस क्लेम दोनों हासिल कर लें। ऐसे वक्त में उसे मौका से हट जाना चाहिए और अभी वो ये सब सोच ही रहा था कि हया और डीजे आ गई। वो टॉप का पैलेस जाना चाहती थी। थोड़ी सी पसोपुश्त के बाद वो उनके साथ चल पड़ा। सर का दर्द बुखार में तब्दील हो गया, मगर वो उनका साथ देता रहा। फिर डीजे को भी सर दर्द की शिकायत होने लगी और वो वापस जाना चाहती थी। उसके जाने के बाद वो दोनों टॉप कॉपी के अकबी बरामदे में आ बैठे। हया ने कहा भी कि वो वापस चला जाए, मगर अभी रेस्टोरेंट पे स्टेक्ड स्टॉल्ट होना था। अभी वो कैसे वापस जा सकता था? अलबत्ता सर के दर्द के बायस वो हया की शाल तान कर लेट गया। उसको नींद वैसे भी मुश्किल से आती थी, फिर अभी एक पब्लिक प्लेस पर वो कैसे सो सकता था? यूं ही लेटा रहा। तभी उसने महसूस किया कि उससे एक जीने नीचे बैठी हया ने गर्दन मोड़कर उसे देखा है। शायद ये जानने के लिए को सो रहा है या नहीं। वो जरा सा खटक गया। उसने आंखों से बाजू जरा तिरछा करके देखा। हया की जहान की तरफ पुश्त थी। वो मोबाइल पे किसी को मैसेज कर रही थी। जहान ने जरा सी गर्दन उठाकर देखा तो स्क्रीन पे ऊपर इंडिया का नंबर आ रहा था, उसी का नंबर। वो पैगाम तो नहीं देख सका, मगर ये वही नंबर था जिससे चंद रोज कबल उसने हया को मैसेज किया था। एआरपी तो उसका पीछा छोड़ चुका था, फिर वो उससे क्यों राब्ता कर रही थी? उसे कुछ अजीब सा लगा, बुरा नहीं लगा मगर अच्छा भी नहीं लगा। चंद मिनट ठहर कर उसने बाएं हाथ से जीन्स की जेब से मोबाइल निकाला। हया उसके दाएं जानिब एक जीनी नीचे बैठी थी, सो देख नहीं सकती थी। उसने उसी तरह लेटे लेटे इंडियन सिम ऑन की, फिर जरा सा चेहरा मोड़कर एक्सचेंज स्टूडेंट का नंबर डायल किया। वो जानता था वो उसके सामने बात नहीं करेगी और वाकई वो कल आते ही उठकर मुंडेर तक चली गई। वहीं शाल गर्दन से ऊपर तक लिए, आंखों पे बाजू रखे, वो हैंड फ्री से उससे कुछ देर बात करता रहा। हाया अगर उस सारा वक्त में उसे देख रही होती तब भी ना जान पाती कि उसके लब हिल रहे हैं और उसने फोन क्यों किया। वो चाहती थी कि अब्दुर्रहमान उसके कजन की मदद करे। उसकी बात सुनकर जहां ने बेख्तियार हंस पड़ा। मदद का वादा करके उसने फोन बंद कर दिया। हया वापस आकर बैठ गई, कुछ मुजतरब सी थी। खैर, प्लान के मुताबिक उसे रेस्टोरेंट से कॉल आने लगी, उन्हें जाना पड़ा। जब वो वापस रेस्टोरेंट पहुंचे तो तोड़ फोड़ देखकर उसे एहसास हुआ। हया उसे अब्दुर्रहमान पाशा की हरकत समझ रही थी। उसके चेहरे के तासुरात कुछ ऐसे ही थे। चलो ये भी ठीक था, उसे सबक मिल गया होगा कि अपने मसले हल करवाने के लिए दूसरों का रुख कभी नहीं करते। वो दोबारा फिर सबांजी नहीं गया। बाहर के दिन शुरू हुए और सारा इस्तांबुल महकने लगा। ऐसे ही एक दिन वो घर पहुंचा तो हया आई हुई थी, मगर अकेली नहीं थी। उसके हमरा 3 लड़कियां थी और उन 3 लड़कियों में हाले नूर को देखकर उसका लम्हे भर को सांस ही रुक गया। हाले ने उसके सलाम का जवाब देकर बेगौर उसको देखा था। वो बिना मजिद कुछ कहे किचन में चला आया। ये लड़की जिसका ताल्लुक होटल ग्रैंड से रह चुका था, उसको उस घर में ज्यादा देर नहीं ठहरना चाहिए था। अब उनको कैसे निकाले यहाँ से? बड़ी मुसीबत से बेहतर छोटी मुसीबत होती है। उसने छोटी मुसीबत ले ली। उसने तुर्क में वो तकलीफ दे अल्फाज जब कहे तो मम्मी तो शॉक्ड रह गई, मगर वो लड़की भी चौंक गई। लाउंज तक किचन की सारी बातें सुनाई दे रही थी। 5 मिनट बाद भी नहीं गुजरे और वो चारों वहां से चली गई। ये क्या बदतमीजी थी जहान, मम्मी अभी तक शशदर थी। वो स्कार्फ वाली लड़की मुझे किसी और हवाले से जानती थी। मेरी बीवी की वजह से मेरे कवर को नुकसान पहुंचा तो मेरा कोर्ट मार्शल हो जाएगा मम्मी। ओह, वो खामोश हो गई, मगर वो खुश नहीं थी। उसने सोचा था वो फिर हया से माजरत कर लेगा, जैसा कि हमेशा होता था, मगर मौका मिलने से कबल ही वो अंकारा चला गया। वहां कुछ काम था और जिस दिन वो वापस आ रहा था उसे एयरपोर्ट पे हया का मैसेज मिला। डीजे टॉक्सम फर्स्ट एड में एडमिट थी, उसे ब्रेन हैमरेज हुआ था।
वहीं एयरपोर्ट से उसने टॉक्सम फर्स्ट एड में एक जानने वाले को फ़ोन किया। डीजे का बेरी एंजेमर फटा था। उसने जल्दी से हिसाब लगाया। उसे उस सब का मतलब था कि इसके पास सिर्फ चंद घंटे थे। उसे याद आया वो टॉप कॉपी में सरदर्द की शिकायत कर रही थी। वो पुराने शहर वाले एयरपोर्ट सबीहा गोर्जन हवालानी से आया था। सो यूरोपीय इस्तांबुल पहुंचते ही वो सीधा टॉक्सम आया और वहां से हया के पास। उसके हिसाब करते घंटे ख़त्म होने के थे। किसी भी वक्त वो डीजे को मौत की खबर दे देंगे। फिर बॉडी क्लियरेंस करवाने में वक्त लगेगा। बॉडी पाकिस्तान जाएगी। जाहिर है हया भी साथ जाएगी। यानी वो 2-3 दिन तक तो कहीं नहीं गए। और मौत की खबर मिलने के बाद वो कुछ भी नहीं खाएगी। हकीकत पसंदी से तजज़िया करते हुए उसको सिर्फ हया की फिक्र थी। वो जल्दी से कैंटीन गया और उसके जूस और सैंडविच ले आया। उसी असना में डॉक्टर बाहर आ गए और खबर भी बाहर आ गई। फिर भी उसने ये खबर हया को तब दी जब वो थोड़ा बहुत सैंडविच खा चुकी थी। और काश वो आखिरी बंदा होता जो उसको ये खबर देता। वो 2-3 दिन पहले बहुत तकलीफदे थे। उसे डीजे की मौत का बहुत अफसोस था। लेकिन अपने जॉब के दौरान इतने लोगों को अपने सामने मारते देखा था कि डॉक्टर्स की तरह वो भी ज़रा इम्यून हो चुका था। मगर हया को रोते देखकर उसे तकलीफ हो रही थी। वो जो समझता था कि जेल के उन तारीख दिनों ने उसके अंदर से सारी हसासियत को निगल लिया है, तो शायद वो गलत था। उसे तकलीफ हो रही थी बहुत ज़्यादा, डीजे की मौत से भी ज़्यादा। बॉडी क्लियरेंस मिलने से कबल वो हया के हमरा सबांजी गया था। हाल नूर समेत स्टूडेंट्स की अक्सरियत स्प्रिंग ब्रेक पे जा चुकी थी। डीजे की चीजें उसने हया के साथ ही पिक करवाई थी। उसके रजिस्टर्ड इकट्ठे करते हुए वो भीगी आवाज में कह रही थी कि डीजे अपना नोट्स और रजिस्टर्ड फोटोकॉपियर पे भूल जाती थी। इसलिए वो फोटोकॉपियर तक गया ताकि उसका अगर कुछ रह गया है तो वो भी उठा लाए। मगर जब वहां रखे डीजे के रजिस्टर्ड का पहला सफ़ा उसने पलटा तो उस पे बड़ा बड़ा करके यूनानी फलसफे हराक्लतिस का एक कौल लिखा था। Into the same river no man can enter twice, Heraclitus। वो कुछ देर सोचता रहा, फिर रजिस्टर वहीं छोड़कर वापस आ गया। हया उस वक्त जहनी तौर पर इतनी डिस्टर्ब थी कि उसको कुछ सोचने का होश नहीं था। बाद में वो वापस आकर ये रजिस्टर ले लेगी तो उस कॉल को जरूर पढ़ेगी। वो उस पजल बॉक्स के ऊपर पहेली के तौर पर लिख सकता था। डीजे फलसफे की तालिबा थी तो शायद हया भी उसी फलासफे के पस मंजर से वाकिफ हो। शायद मम्मी के मजबूर करने पर वो अपने कंट्रोलर से इजाज़त लेकर हया के हमरा पाकिस्तान आ गया। वही मौका जिससे वो भागता था बिलाखिर सामने आ ही गया। मगर सिर्फ हया के लिए उसने ये कर लिया। अपने मामूम के सामने आज भी वो खुद को कमज़ोर महसूस करता था। उनकी बातें सुनना, उनके तेवर बर्दाश्त करना, वो कुछ भी तो नहीं भूला था। लेकिन अब उसके सिवा कोई चारा भी तो ना था। हया तो सीधी अपनी मम्मी के साथ डीजे की तरफ चली गई। वो सुलेमान मामू से मिला और कुछ देर हया वगैरह के लाउंज में उनके साथ बैठा रहा। मामू जरा रुखाई से मिले थे। सर्द अंदाज ठीक है, वो भी तो उसी तरह मिला था। सबीन ठीक है, उसको भी ले आते। अब्बा की वजह से नहीं आ सकी थी वो। अच्छा, और खामोशी। बस इसी तरह की चंद बातें करके मुलाजिमा ने उसका कमरा दिखा दिया। वो नीचे वाला कमरा एक था। उसने पूछा कि अगर कोई ऊपर वाला कमरा मिल जाए तो। मुलाजिमा ने फौरन उसका सामान ऊपर वाले गेस्ट रूम में रख दिया। वो किसी के भी घर रहता, हमेशा ऊपर वाली मंजिल में ठहरता। ऊपर से नीचे पूरे घर का जायजा लेना आसान होता है। आपका पेनोरामा वसी रहता है। फरार का रास्ता भी मिल जाता है। आसपास के घरों पर नजर रखना भी सहल था। दोपहर में वो सो नहीं सका। बस स्ट्रेस से उधर उधर देखता रहा। मस्जिद के धरे, कॉलोनी से निकलने के रास्ते, सेक्टर के मरकज के सिम। दोपहर में हया और उसकी मम्मी वापस आ गई। उसने खिड़की से देखा था हया बीमार लग रही थी। मगर वो इसी तरह जाकर पूछ भी नहीं सकता था। शाम में जरा देर को आंख लगी थी कि हया की अम्मी फातिमा मुमानी ने दरवाज़ा खटखटाया। फुरकान मामू वगैरह आए थे नीचे। मैं आ रहा हूँ बस फ्रेश होकर। ओके अच्छा। वो रुकी। नूरबानो बता रही थी कि आपको नीचे वाला कमरा पसंद नहीं आया, ये ठीक है? जी, उसने तरदीद किए बगैर असबात में सर हिला दिया। वो तो ऐसा ही था, मगर फातिमा मुमानी को शायद कुछ अचंभा सा हुआ लगा था, मगर बोली कुछ नहीं। कुछ देर बाद वो कमरे से बिना चौप के निकला तो अभी सीढ़ियों के गोल चक्कर के ऊपर ही था जब लाउंज से मुल्हका किचन की आध खुली दीवार के पार फातिमा मुमानी हया से बात करती नजर आई। उसने दानिस्ता तौर पर रुक कर सुना। ये सबीन का बेटा जरा प्राउड नहीं है? चलो जी, पहले इसका बाप मगरूर था और अब वो मगरूर हो गया। जो अपनी मर्जी से रहना चाहे वो मगरूर हो गया। वो तो मगरूर नहीं था, उसे तो किसी चीज का गुरूर नहीं था। पता नहीं क्यों वो उसके बारे में ऐसे अंदाजे कायम कर रहे थे।
नहीं, वो शुरू-शुरू में ऐसा ही रहता है, हया कह रही थी, और बाद में ऐसा ही रहता है, इस शुरू और बाद के दरमियान कभी-कभी नॉर्मल हो जाता है। सीढ़ियों के वसत में दीवार पे एक लंबा-सा आईना आवेज़ा था, जिसमें उसे वो दोनों नज़र आ रही थी, और ये अल्फाज़ कहते हुए हया का चेहरा सपाट था। उसे बुरा लगा, मगर पता नहीं क्यों, अब वो उसको मार्जिन देने लग गया था, ऐसे ही तो ऐसे सही। लॉन में फुरकान मामू और साइमा मुमानी आई हुई थीं। जब वो चलता हुआ लॉन के दहाने तक आया, तो वो लोग उठ खड़े हुए थे। तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ इज्जत से जी सकोगे? कभी नहीं, तुम जलील होगे, तुम खार होगे। वो आवाजें आज भी उसके साथ थीं। वो लोग बहुत इज्जत से अब उससे मिल रहे थे। सलाम दुआ, मम्मी का हाल, गिले शिकवे। तुम्हारा बाप तुम्हारे नाम पे एक शर्मनाक धब्बा है, तुम कभी सर उठा के नहीं जी सकोगे। तुम्हारे बाप का तुम्हारा सर हमेशा शर्म से झुकता रहेगा। वो उनके सामने कुर्सी पे बैठा था। फातिमा मुमानी उससे चाय का पूछ रही थी। उसने वही कहा जो एक तुर्क लड़के को कहना चाहिए, एप्पल टी। तुम कुत्तों की सी जिंदगी गुजारोगे, कभी इज्जत और वकार से अपने मुल्क का रुख नहीं कर सकोगे। वो अब उससे उसकी जॉब और दूसरी मसरूफियात के बारे में पूछ रहे थे। वो छोटे छोटे जवाब देता रहा। हया इस सारे वक्त लाताल्लुक़ी से बैठी रही, बस एक दो दफ़ा बोली, मगर वो इस नज़रअंदाज कर रही थी। ये बात अलग थी कि अपने तई जहां उसे नज़रअंदाज नहीं कर रहा था, वो तो हमेशा से ही इतना ही खामोश और रिजर्व सा था। अलबत्ता अपने मामू के लिए उसके दिल में नरम गोशा नहीं था। हाँ, नहीं था, वो बहुत आला ज़र्फ। जिन बातों ने एक अरसा उसको और उसकी मम्मी को डिस्टर्ब रखा, उनके कहने वाले तो बड़े मज़े से अपनी ज़िंदगी में मगन थे। किसी को कोई गर्ज नहीं थी कि सबीन सिकंदर और जहान सिकंदर का क्या बना, क्योंकि उनके नामों के साथ सिकंदर लगता था। वो पहली मुलाकात में उनसे कोई ख़ास बात न कर सका, उससे हुई ही नहीं। कुछ ज़ख्म भरने में बहुत वक्त लगता है, और उसका वक्त अभी पूरा नहीं हुआ था। चूंकि वो तुर्क शहरी के तौर पर आया था, इसलिए उसकी हरकत व सकनत अपने कवर के मुताबिक थी। भले वो अंग्रेजी में बात करना हो, घास पे जूतों समेत ना चलना हो, या बिना जूतों के घर में दाखिल होना, वो वही बिना बना रहा जो वो लोग उसको समझते थे। उठने से कबल फुरकान मामू अपने घर आने की दावत देकर गए थे। तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब जब तुम्हें मदद चाहिए हो तो मेरी तरफ मत आना। वो आवाज़ें पीछा नहीं छोड़ती थीं। सुलेमान मामू ने उनके जाते ही कतियत से कह दिया था कि अब हया वापस नहीं जाएगी। उसने कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया। अलबत्ता वो जान गया था कि वो वापस जाना चाहती है। हाँ, वापस तो उसे जाना ही था। वो करेगा उस बारे में भी कुछ।